यस। सो वेलकम वेलकम वेलकम। आज हमारे नवरात्रि स्पेशल लेक्चर सीरीज का डे 8 है ना, 8वां दिन है नवरात्रि का। तो आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का विषय जो है बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम सभी महिलाओं को बहुत ज्यादातर, एक बोलते हैं ना, हम इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, हमारे इमोशंस बहुत जल्दी से फ्लेयर अप होते हैं। सो उसकी वजह से हमें इमोशनल हेल्थ बहुत ज्यादा हमारी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसी के बारे में आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छी रख सकते हैं। और जिस उसी का इम्पैक्ट बहुत बार हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी होता है। सो चलिए डिस्कस करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट सेशन, जो हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। उसके लिए पहले तो मैं मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर करती हूँ। यस। तो आज का जो हमारा विषय है कि महिलाओं का स्वास्थ्य है और उसके मानसिक तनाव या मानसिक हेल्थ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके स्वास्थ्य के ऊपर, और उसको किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले भगवान श्री धन्वंतरी, आयुर्वेद के आराध्य दैवत भगवान श्री स्वामी नारायण, और आज की हमारी 8वें दिन की माता महागौरी, इसको नमन करके आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि जो वुमन्स है, जो हम सब लेडीज है, हम बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, हमारी लाइफ के हर एक एज में अलग अलग इमोशनल या फिजिकल कंटेंट के साथ या प्रॉब्लम्स के साथ हमको सहन करना पड़ता है, या कुछ प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ड्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, मेनोपॉजल इश्यूज। बट आज के इस सेशन में हम लोग जो और एक तो पता है ना, हर एक अवस्था में, बाल्यावस्था हो, तारुण्यावस्था हो या प्रौढ़ावस्था हो, सभी एज के महिलाओं में जो एक मानसिक स्वास्थ्य की गड़बड़ी हमको दिखाई देती है, या एज हम महिलाएं बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, हमारे इमोशन बहुत जल्दी से फ्लेयर अप होते हैं, कोई कुछ बोलता है तो इमीडिएटली हमको उसका इम्पैक्ट हो जाता है, और उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक विकारों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए आज के इस सेशन में हम लोग ये सभी मानसिक विकार क्यों होते हैं और उसके लिए किस तरीके से हमको उससे बचना चाहिए, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एक्चुअल हेल्थ मतलब क्या। अगर हम लोग ना डेफिनेशन देखें डब्ल्यूएचओ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो हेल्थ की डेफिनेशन है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हेल्थ इज नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिसीज। मतलब यदि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, मतलब आप हेल्दी हो क्या, तो नहीं। हेल्थ इज नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिसीज, बट इट्स अ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। और उसी को हमने नेचुरल या नॉर्मल हेल्थ के हिसाब से उन्होंने डेफिनेशन किया है। सो हमको ये समझना है कि क्या हम एज अ फीमेल या एज अ पर्सन फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हेल्दी है क्या, उसको हमको समझना है। अगर इसी को आयुर्वेद की भाषा में अगर समझेंगे, तो आयुर्वेद में भी इसकी डेफिनेशन वही उसी तरीके से बताई गई है। आरोग्याची व्याख्या जो हेल्थ की डेफिनेशन उसमें बताई है, उसमें समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः, ये फर्स्ट जो लाइन है ना, उसके ऊपर हमने पिछले 7 डेज से फोकस किया है कि हमारे बॉडी के दोष, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, अग्नि बिगड़ जाता है, हमारे दोष या धातु बिगड़ जाते हैं, चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और नॉर्मली उसी के ऊपर फोकस किया जाता है। परंतु ये जो सेकंड लाइन है, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, उसी व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता है जिसका प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन हो। अभी कैसे पता चलेगा कि आपका आत्मा, इंद्रिय और मन स्वस्थ है? तो एक सिंपल सा एक आपको एग्जांपल अगर आपको दूं, या आपको क्वेश्चन भी पूछूं, तो कितने समय, अगर पूरा दिन अगर हम लोग काउंट करें 24 आवर्स का, तो उसमें कितनी बार आप डिस्टर्ब होते हो, या आपको टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है, सैडनेस फील होता है, हेवीनेस फील होता है, बहुत ज्यादा आप इमोशनली चिड़चिड़ापन या गुस्से की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हो, समझ में ही नहीं आता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या ऐसे सब सिम्पटम्स आपको आ रहे हैं या होते हैं, बहुत बार होते हैं? तो अगर होते हैं तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि आपके आत्मा,
इंद्रिय और मन प्रसन्न नहीं है। और सभी के होते हैं, ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं है कि जो 100% हमेशा प्रसन्न रह सकता है। नॉट इवन नोबडी, इट्स इम्पॉसिबल। अगर ऐसा कोई है, अगर यहाँ पे कोई नो डालेगा तो फिर वो रोबोट है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। सो इंक्लूडिंग मी, आई विल राइट यस इन द चैट बॉक्स, बिकॉज़ ये दिस इज़ द कॉमन थिंग कि हम सभी के साथ ये ऐसा होता है। हमको कभी गुस्सा आता है, हमको कभी अच्छा लगता है, कभी हम पॉजिटिव फील करते हैं, कभी हम नेगेटिव फील करते हैं, कभी हमें चिड़चिड़ होती है, कभी हमको एक नैराश्य आता है या समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। सो दीज आर द नॉर्मल इमोशंस जो हमारे सभी के मन में आते हैं, और इसकी वजह से हम हमेशा हेल्दी नहीं रह पाते हैं। तो आज हमको यही कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा समय हमारे आत्मा, इंद्रिय और मन को हम किस तरीके से प्रसन्न रख सके, और इसी के बारे में आज का यह विषय है। और ये जब होगा तभी हम सही मायने में हेल्दी है ऐसे हम बोल सकते हैं। यस। तो हमको ये समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया के साथ साथ प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन, इसके ऊपर भी फोकस करना है। तो और एक एग्जांपल अगर आपको दूँ, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है टीवी का रिमोट है और एक हाथ में रिमोट पकड़ा है उसने। जैसे वो रिमोट चेंज होता है ना, वैसे टीवी का प्रोग्रामिंग चेंज हो जाता है। तो क्या ये आपके साथ भी कभी होता है कि आपका रिमोट आपने किसी दूसरे के हाथ में दिया हो? यस, इज़ इट पॉसिबल? आपको समझ में आ रहा है कुछ? कुछ क्लिक हो रहा है, कुछ हिंट मिल रही है? जैसे ये टीवी का रिमोट किसी और के, अगर मुझे तो देखना है मेरा फेवरेट चैनल, लेकिन सामने वाले के हाथ में रिमोट होगा तो मैं मुझे जो चाहिए वो देख ही नहीं पाऊँगी ना। वो जो चेंज करेगा उसके हिसाब से, उसको अगर मैच देखना है, उसको अगर और कुछ देखना है डिस्कवरी चैनल, तो वही देखते रहेगा। मुझे जो मूवी देखना है या गाने देखने हैं, सुनने हैं, वो नहीं देख पाऊँगी। या उसकी वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, आई एम हेल्पलेस। और कभी-कभी ऐसे होता है कि हम खुद एक टीवी है और हमारा रिमोट हमने सामने वाले के हाथ में दिया है। मतलब क्या हुआ? अगर सामने वाला कोई बोलेगा मैडम आप बहुत अच्छे हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई मुझे बोलेगा मैडम आप बहुत बुरे हो, तो मुझे बुरा लगने लगेगा। आप अच्छे दिखते हो तो आई एम खुश। कोई बुरा बोलेगा तो मैं दुखी। है ना? ये सभी चीज़ें हमारे साथ होती है। कोई मुझे डाँटेगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, मुझे बुरा लगेगा कि यार उसने मुझे क्यों डाँटा? मेरी तो कुछ भी गलती नहीं है। और कोई मुझे प्रेज़ करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये सभी जो हमारी इमोशंस है, गुस्से की, एंगर की, वरीड की, टेंशन की, ये सभी मेरे इमोशंस दूसरे के हाथ में हैं। सामने वाला अगर मुझे अच्छा बोलता है तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्यों उस मैंने मेरा रिमोट उसके हाथ में क्यों दिया है? क्यों ऐसा मुझे करना ज़रूरी है? ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और इसी वजह से हमें जो कुछ भी इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका मेन इम्पोर्टेंट कारण यही है कि हमने हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया है। क्यों? अगर कोई मुझे अच्छा बोलेगा तभी मैं अच्छी हूँ। क्यों? कोई मुझे बुरा बोलेगा तो मैं बुरी हो गई। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। सो आई डोंट केयर सामने वाला क्या बोल रहा है। येस, वो इमोशंस का इम्पैक्ट होता है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ नॉर्मल, आई एम बिकॉज़ आई एम अ ह्यूमन बीइंग। बट उसकी वजह से अगर मेरी लाइफ़ डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह से अगर मेरे डे टू डे लाइफ़ में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपने आप को सही तरीके से सँभाल नहीं पा रही हूँ, हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, दैट मीन्स देयर इज़ सम प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम होता है जब हमारा रिमोट कंट्रोल हम किसी और के हाथ में दे देते हैं। सो जो वुमेन्स है वो उनकी हेल्थ में अलग-अलग चैलेंजेस को फेस करती हैं। देखा बाल्यावस्था में, तारुण्यावस्था में या प्रौढ़ अवस्था में अलग-अलग बीमारियों के साथ या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो चेंजेस होते हैं उनके बॉडी में, उसके साथ उनको फेस करना पड़ता है। एंड मेंटल हेल्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ मन उनका होना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब मन अच्छा होता है तो डेफिनिटली फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दूँगी। तो आयुर्वेदा का मेन फोकस क्या है? बैलेंस ऑफ शरीर, मन एंड आत्मा। सिर्फ फिजिकल लेवल पे आपके शरीर को अच्छा करना ये हमारा एम नहीं है, परंतु आपके मन को भी स्वस्थ रखना, आपके आत्मा को भी स्वस्थ रखना, ये आयुर्वेद का मेन एम है। क्योंकि आयुर्वेद का एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, मनः प्रसादो स्वास्थ्यम। जब मन प्रसन्न हो, मन प्रसादभूत हो, माइंड में पीस हो, शांति हो, सद्भावना हो, प्रेम हो, तभी हम अच्छी तरीके से हेल्थ को महसूस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अगर हमारा मन ही स्वस्थ नहीं है, मन में ही कुछ ना कुछ टेंशन है, स्ट्रेस है,
फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, जब किसी को एग्ज़ाम होती है ना, बच्चों को नॉर्मली आपने देखा होगा या आपने भी खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हमारी एग्ज़ाम होती है, किसी टाइप का पेपर लिखना है या इंटरव्यू को जाना है जॉब के लिए, तब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, हमको पसीना आ जाता है बहुत ज़्यादा, हमें यूरिन को बार-बार जाना पड़ता है। सो यहाँ पे क्या हुआ, फिज़िकल लेवल पे तो हम लोग सब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेंटली हम लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, थोड़ा स्ट्रेस है, हमको एंग्ज़ायटी है, उसकी वजह से ये बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। कोई भी बीमारी जब शुरू होती है ना, तो उसका मेन ओरिजिन जो है वो माइंड से होता है। पहले माइंड डिस्टर्ब होता है एंड देन धीरे-धीरे बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आकर हमको कोई ना कोई फिजिकल बीमारी हो जाती है। तो अगर हमको कोई भी फिजिकल बीमारी जो भी प्रॉब्लम हमको है उसको ठीक करना है, तो सबसे पहले हमें हमारे माइंड के ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आयुर्वेद की जो ये हेल्थ की डेफिनेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट आर द इमोशनल हेल्थ, मतलब क्या? एक्चुअल इमोशनल हेल्थ अच्छी होना मतलब क्या होता है? तो इमोशनल अवेयरनेस होना, हमको जो भी फीलिंग्स आ रही है इमोशंस की, उसको समझना और उसको समझ के उसको एक्सेप्ट करना। बहुत बार तो हम लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हम मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम मुझे तो नहीं गुस्सा आ रहा है। मुझे दुःख दुःख लग रहा है, किसी ने मुझे बुरा बोला, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो अवेयरनेस नहीं है हमारे अंदर, वो अवेयरनेस होना ज़रूरी है। इमोशनल जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, उसको रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना, उसको बैलेंस करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर अच्छी तरीके से आपके लाइफ में है, देन दैट मीन्स यू आर इमोशनली वेल हेल्दी हो। रेज़िलियंस मतलब कॉपिंग विद स्ट्रेस। स्ट्रेस किसको नहीं है? यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं कि जिसके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। और क्योंकि जब आप अगर ज़िंदा हो और आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, एक्टिव हो, जॉब कर रहे हो, घर में कुछ काम कर रहे हो, आपके लाइफ में लोग हैं बहुत सारे, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होगा, कुछ बोला-चाली होगी, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई ये, कोई वो, सब कुछ होने वाला है। बट उसके साथ आप कोप अप कैसे करते हो? किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हो? उसको चैलेंज किस तरीके से करते हो? वो भी इम्पोर्टेंट है। पॉज़िटिव रिलेशनशिप, और ये सब होने के बावजूद भी आपके रिलेशनशिप कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने पावरफुल है, कितने पॉज़िटिव है, कितने मीनिंगफुल है, कितने सपोर्टिव है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो जितने अच्छे होंगे, उतनी आपकी इमोशनल हेल्थ डेफिनिटली अच्छी होगी। एंड सेंस ऑफ पर्पस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माय लाइफ? कितने सारे लोग होते हैं ना, उनके लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है। सिर्फ आए हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे, और बस यही उनका लाइफ है। बट लाइफ में कोई भी गोल नहीं है। गोल नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ मनी, मुझे पैसे कमाने हैं या मुझे जॉब करना है या मुझे ये करना है। बट फिर भी एनी टाइप ऑफ गोल यू मे हैव, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, रिलेशनशिप लेवल पे, कुछ भी आपका गोल हो सकता है लाइफ में कि आपको मुझे ये अचीव करना है, ये मुझे पाना है, ये मुझे करना है। तो ये जो जब तक आपके लाइफ में कुछ गोल नहीं होगा, तब तक आप फिर ऐसे ही चलते रहोगे ना, ऐसे नैया ऐसे ही चलती रही, जहाँ पे हवा आएगी वहां पे मुड़ जाएगी आपकी नैया। कोई आपको अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई बोलेगा ये करो, कोई बोलेगा वो करो, तो आप उसके हिसाब से अपना लाइफ जीना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपका खुद का कोई पर्पस नहीं है, आपका खुद का कोई डिसीजन नहीं है। इमोशनल हेल्थ अच्छी होना मतलब ये सभी पैरामीटर्स को आपको अच्छी तरीके से बैलेंस करना, और जो भी इमोशंस आपके साथ में हो रहे हैं, आ रहे हैं आपके माइंड में, वो एक्सेप्ट करना और उसको सही तरीके से कोप अप करना, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंसेस या कोई स्ट्रेस भी आपकी लाइफ में आता है, तो उसका इम्पैक्ट कितने समय तक आपके माइंड पे या आपके दिमाग में रहता है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी इमोशनल हेल्थ डिसाइड होती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आज अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, तो इसका इम्पैक्ट मेरे लाइफ में कितने दिन तक रहेगा? क्या 8 दिन तक रहेगा? क्या 8 महीने तक रहेगा? 8 सालों तक रहेगा? या सिर्फ़ 8 दिन में या फिर 8 मिनट में खत्म हो जाएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं। 8 मिनट में मैं भूल जाऊँगी उस चीज़ को। तो जितने कम समय में मैं उसको भूलती हूँ या वो जो इम्पैक्ट है वो इंसिडेंट्स का मेरी लाइफ़ से चला जाता है, उतना जल्दी मैं उसमें से रिकवर करती हूँ, उतनी अच्छी मेरी इमोशनल हेल्थ, ऐसे हम लोग मान सकते हैं, बोल सकते हैं। कौन-कौन से इमोशंस हमारे लाइफ में आते हैं, है ना? नॉर्मली हम लोग चिंतित होते हैं, वरीड होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता, बाप रे! कैसे होगा? कैसे करूँगी मैं ये काम? या मुझे बच्चों का पढ़ाई करना है, फीस भरनी है, घर के काम करने हैं, मेहमान आने वाले हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ की चिंता अगर आपको है, वरीड वाली फीलिंग हो सकती है। किसी ने कुछ आपके मन के हिसाब से नहीं किया, आपको जैसा चाहिए था वैसा अगर आपको नहीं मिला, तो आपको एंग्री वाला फीलिंग हो सकता है, आपको गुस्से वाला फीलिंग आ सकता है। या फिर आप सैड हो सकते हो।
आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला या जैसा वो चाहा था वैसा नहीं हुआ, तो मे बी आप सैड हो सकते हो, दुखी हो सकते हो या सरप्राइज़ हो सकते हो, किसी ने आपको सरप्राइज़ कुछ गिफ्ट दिया, सरप्राइज़िंगली खूब अच्छी चीज़ आपको मिल गई, तो आप सरप्राइज़ भी हो सकते हो, आप हैप्पी हो सकते हो, आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। सो देयर आर सम इमोशंस, दे आर पॉजिटिव इमोशंस एंड देयर आर सम इमोशंस जो नेगेटिव इमोशंस हम लोग कहते हैं, है ना? सो पॉजिटिव इमोशंस में होप, एक आशा होना, एम्पैथी होना, हैप्पीनेस का फीलिंग, प्राइड का फीलिंग कि यस मैंने कुछ अच्छा किया है, मुझे किसी ने कुछ अच्छा दिया है, मिला है, फेथ होना, जॉय होना, लव होना, प्रेम होना, ये सब जो है पॉजिटिव इमोशंस हैं। और उसी के साथ-साथ कुछ नेगेटिव इमोशन भी आती है कि जैसे फ़ियर का डर का एक भावना, डर की भावना, हेट वाली फीलिंग कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है, सब मुझे बुरा ही बोलते हैं, सब मुझे नेग्लेक्ट करते हैं। रिग्रेट होना, अपने आप के ऊपर रिग्रेट होना कि मैंने ऐसे क्यों किया? मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है? वैसे क्यों हो रहा है? सो रिग्रेट वाला फीलिंग, गिल्ट वाला फीलिंग, अपने खुद के ही कुछ जो काम हमने किया है उसके ऊपर गिल्ट फील करना, नकारात्मक भावना उसके लिए लाना, सैडनेस का फीलिंग, शेम का फीलिंग, ऐसे सभी नेगेटिव फीलिंग भी हमारे माइंड में आती है। ये कोई भी फीलिंग अगर हम अपने माइंड में आ रही है, तो उसको पहले तो क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे तब आपको आगे उसके साथ क्या करना है, कैसे डील करना है वो समझ में आएगा। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। सो पॉजिटिव जो इमोशंस है वो किसकी वजह से आ रहे हैं? जब हमारी नीड्स मीट होती है मतलब हमको जो भी चाहिए वो मिलता है या हमने जैसे सोचा है वैसे एक्शन जैसे मैंने सोचा था वैसे अगर मेरा काम हो रहा है, तो मुझे अच्छी वाली फीलिंग आएगी, मुझे हैप्पी वाली फीलिंग आएगी, मुझे पॉजिटिव वाली फीलिंग आएगी। लेकिन जो मुझे चाहिए था अगर वो मुझे नहीं मिला, तो नेगेटिव वाली फीलिंग आएगी। या मुझे जैसा करना चाहिए था, मैंने तो सोचा था कि इस तरीके से करूँगी लेकिन वैसा नहीं हुआ, तो नेगेटिव वाली फीलिंग भी आ सकती है और इसी तरीके से ये दोनों इमोशंस हमारे बॉडी में चलते रहते हैं। ये इमोशंस की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं और उसी का इम्पैक्ट फिर बाद में हमारी फिजिकल बॉडी पे भी होता है। पहले अभी हम लोग और एक चीज़ को समझेंगे कि जो भी फैक्टर्स जो वुमेन्स की या नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, वो कौन-कौन से प्रॉब्लम है। स्पेसिफिकली वुमेन्स के बारे में अगर हम लोग देखें, तो हार्मोनल चेंजेस एक बड़ा इम्पैक्ट करने वाला एक कारण है। क्योंकि प्यूबर्टी जैसे आती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन डेवलप होता है आगे जाकर, फिर प्रेगनेंसी होती है, फिर मेनोपॉज़ होता है, मेनोपॉज़ के बाद हार्मोनल चेंजेस और ज़्यादा होते हैं। ये सभी जो लाइफ की जो स्टेजेस हैं, उसमें जो हार्मोनल इम्पैक्ट होता है, चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ हमारी चेंज हो सकती है। ओवरलोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी काम हमको फैमिली को भी देखना है, घर को भी सँभालना है, ऑफिस का काम भी करना है, ऑफिस में भी अपने आप को एक प्रूव करना है कि नहीं मैं सबसे अच्छी तरीके से काम कर रही हूँ या अच्छा मेरा एक स्टेटस है, मेरा एक अर्निंग अच्छा है। सोशल रोल्स होते हैं समाज में या फैमिली में भी, रिलेशनशिप में भी, हमको सोशली भी एक अपने आप को प्रेज़ेंट करना होता है, कि सब जगह पे मैं प्रेज़ेंट भी रहूँ, मेरा वहाँ पे बोलते हैं ना अस्तित्व भी हो, वहाँ पे भी मैं कुछ कार्य करूँ। इसकी वजह से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक ही साथ लेने की वजह से कभी-कभी वो फुलफिल नहीं होती है और ये सब पॉज़िटिव या नेगेटिव इमोशंस हमारे माइंड में डेवलप हो सकती है। देयर आर सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम की, विटामिन डी की, ओमेगा 3 की, ऐसे सभी डेफिशिएंसी होने की वजह से भी वुमेन्स को ये मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ हो सकती है क्योंकि ज़्यादातर महिलाएँ अपने खान-पान के ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती है। अगर बहुत ज़्यादा तो कितने सारे मेरे पेशेंट बोलते हैं जब अकेले होते हैं ना वो खाना ही नहीं बनाती है। जब हस्बैंड है, बच्चे हैं, सास-ससुर है तो पूरी तरीके से अच्छे से खाना बनाया जाता है। लेकिन अगर सब लोग गाँव गए हैं और अकेली घर पे है तो खुद अपने लिए कभी खाना बनाती ही नहीं है। कुछ भी ऐसे टाइम पास या जंक फूड खा के बैठ जाती है। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और नॉर्मली भी जो खाना बनता है उसमें से अच्छा-अच्छा खाना बच्चों को खिलाएँगी, हस्बैंड को खिलाएँगी और जो बचा-खुचा होगा वो खुद खाएँगी। या अच्छा खाना है अगर इकोनॉमिकली थोड़ा कंडीशन खराब है तो जो न्यूट्रिशनल वाला फ्रूट्स है, अच्छी-अच्छी चीज़ें वो बच्चों को खिलाएँगे, हस्बैंड को खिलाएँगे, लेकिन खुद के लिए थोड़ा-सा कम। सो ये सब कारण है जिसकी वजह से ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ भी वुमेन्स में देखी जाती है। और स्लीप डिप्रिवेशन बहुत ज़्यादा उनको नींद नहीं आती है अच्छी तरीके से, रेस्टलेस होते हैं, थोड़ी-थोड़ी बातों का एक इम्पैक्ट उनके ऊपर होता है, चिंता उनको होती है, वो एक प्रॉब्लम या कॉज़ हो सकता है। सोशल प्रेशर भी होता है, जेंट्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कैसे भी दिखे वो, उनको कोई अच्छा बोले, बुरा बोले, बट लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर मेरी साड़ी को किसी ने अच्छा नहीं बोला तो मुझे बुरा लगता है,
मैंने जो ड्रेस पहना है उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिली तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो ये कैसे हम लोग दिख रहे हैं, हमारा अपीयरेंस कैसा है, हमारा करियर कैसा है, हमारी रिलेशनशिप कैसे है, ये सभी के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। इन सभी को हमने इतना पकड़ के रखा है और उसका प्रेशर कभी-कभी हमारे ऊपर आता है और वो प्रेशर की वजह से फिर ये मेंटल हेल्थ हमारी डिस्टर्ब हो सकती है। देन लोनलीनेस, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, कभी-कभी ऐसा होता है कि सभी को हम लोग इमोशनली सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन खुद कभी-कभी अकेले पड़ जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है किसके साथ बात करें, क्या किसको हमारी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करें और उसकी वजह से फिर डिप्रेशन, एंग्जायटी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो कॉमन वुमेन्स के जो इश्यूज़ हमने देखे हैं या प्रैक्टिकली आप मेडिकली भी देखो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनको आता है, एंग्जायटी वाले प्रॉब्लम्स उनमें ज़्यादातर दिखाई देते हैं। डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी या मूड स्विंग्स होना, नींद नहीं आना, इंसोम्निया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, डिलीवरी के बाद आने वाला डिप्रेशन ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि डिलीवरी के बाद उनको लगता है कि सभी कुछ मेरे ऊपर आया है, बच्चे को दूध पिलाओ, बच्चे का सब डायपर चेंज करो और बाकी के लोग आराम से रात को सोए हुए रहते हैं, इसको रात को जगना पड़ता है लेडीज़ को, उसकी वजह से कभी-कभी वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी चली जाती है। तो ये सभी कंडीशन वुमेन्स के साथ बहुत ही कॉमन है एंड मेनोपॉज़ल साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जिसके बारे में कल ही हमने बात की है। तो ये कॉमन मेडिकल हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ फीमेल्स में दिखाई देती है। अभी आयुर्वेद के हिसाब से अगर ये सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग समझने की कोशिश करें ना, तो आयुर्वेद में त्रिदोषा प्रिंसिपल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वात, पित्त, कफ। नॉर्मली हमको लगता है कि वात बढ़ता है तो ये सब प्रॉब्लम होती है, ये फिजिकल प्रॉब्लम होती है। परंतु जब हमारी इमोशंस ऐसे होते हैं, जब हम डरे हुए रहते हैं, जब हमारे अंदर एंग्जायटी होती है, जब हमारी नींद पूरी तरीके से नहीं होती है, तो उसकी वजह से वात बढ़ता है, वात का प्रकोप होता है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा चिड़-चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेबल होते हैं, जजमेंट करते हैं, ये अच्छा, ये बुरा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हर एक पर्सन को जज करना, उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर पित्त बढ़ता है और वो बढ़ा हुआ पित्त फिर आगे जाके कोई ना कोई बीमारी आपको कर सकता है। जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, आलसी हो जाते हैं, ग्रीफ सब मुझे ही चाहिए अच्छा, मुझे ही चाहिए, मेरा ही अच्छा हो, मुझे ही मिले, मेरा ही सब जैसे मैंने चाहा वैसा होना चाहिए। अटैचमेंट, सब चीज़ों को पकड़ के रखना, ये भी नहीं छोड़ना है, वो भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ चाहिए। ये अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसी इमोशंस आपके माइंड में डेवलप हो जाती है, तो उसकी वजह से कफ की वृद्धि होती है, कफ का प्रकोप होता है। तो इस तरीके से ये सभी इमोशंस का हमारे दोषों के ऊपर इम्पैक्ट होता है और ये दोषों का इम्पैक्ट होने की वजह से फिर धीरे-धीरे कोई ना कोई बीमारी या प्रॉब्लम हमको हो सकती है एंड वाइस वर्सा आल्सो। जब किसी भी अगर आहार की वजह से या कोई भी जैसे हमने देखा था डाइट में, एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हमने गलत तरीके से किया और ये दोष अगर बढ़ते हैं, तो उस दोषों की वजह से भी ये सब सिम्पटम्स डेवलप हो सकते हैं। जिसकी बॉडी में वात ज़्यादा बढ़ा है, फिर उसमें ऐसे ये फ़ियर वाले सिम्पटम्स, एंग्ज़ायटी वाले सिम्पटम, इनसोम्निया वाले सिम्पटम्स हो सकते हैं एंड वाइस वर्सा। और उसी के साथ-साथ जो मानसिक दोष होते हैं, रज एंड तम, ये जो दोष है ये मन के दोष बताए गए हैं। तो इनकी भी वृद्धि अगर होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मानसिक या मेंटल हेल्थ के ऊपर हो सकता है या होता है। सो व्हाट इज़ द फोकस ऑफ आयुर्वेदा? आयुर्वेदा का मेन फोकस क्या है कि बॉडी, माइंड एंड सोल को बैलेंस करना, उसको सम प्रमाण में रखना। समदोषा, समग्निश्च, समधातु मल क्रिया के साथ-साथ प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन भी किस तरीके से रखे जाए, उसके ऊपर फोकस करना, यह आयुर्वेद का मेन पर्पस है। और उसके लिए डाइट, लाइफस्टाइल, हर्ब्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई है, जिसको आयुर्वेद में हम लोग सत्वावजय चिकित्सा बोलते हैं, क्योंकि जब मानसिक व्याधियों की चिकित्सा हम लोग करते हैं, तब बेसिकली मन के जो ये दोष है, रज और तम, इसको कम करना और हमारा जो सत्व गुण है, उसको बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। नॉर्मली भी आपको एक सत्व गुण का एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, तो कुछ-कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि थोड़ा-सा कुछ बीमारी सर्दी भी थोड़ी-सी होती है ना, तो इतने एकदम पूरे से एकदम थक जाते हैं या इतना उसका पैनिक हो जाते हैं कि बाप रे! जैसे बहुत बड़ी कोई बड़ी बीमारी उनको हो गई है। इतना वो इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि उनका सत्व गुण जो है ना बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसकी वज़ह से थोड़ी-सी भी बॉडी में जो प्रॉब्लम या जो इम्बैलेंस बॉडी के अंदर हो जाता है या कोई प्रॉब्लम उनको होता है तो वो सहन नहीं कर पाते। उनकी सहन शक्ति जो है बहुत कम होती है, उनमें सत्व गुण की मात्रा बहुत कम होती है, सत्व गुण बहुत कम लेवल पे होता है। और कुछ लोगों को बहुत बड़ा-बड़ा प्रॉब्लम होता है। किडनी का प्रॉब्लम होता है या लिवर का प्रॉब्लम होता है, कैंसर जैसी बीमारी भी होती है। परंतु वो मन से
बहुत स्ट्रांगली उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, जिनका सत्व गुण अच्छा होता है। तो कोई भी मानसिक बीमारी में भी हमको ये सत्व गुण को बढ़ाना या कोई भी फिजिकल बीमारी को भी ठीक करने के लिए सत्व गुण का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। जिसका सत्व गुण अच्छा है, उसको ट्रीटमेंट करने के बाद जल्दी से इम्पैक्ट आता है, और जिसका सत्व गुण अच्छा नहीं है, जिसमें रज और तमोगुण बहुत ज़्यादा ठुस-ठुस के भरे होंगे, कि उनको कितना भी अच्छी दवाइयाँ दी जाए या कितना काउंसलिंग करो, तो भी उनको वो इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता। क्योंकि सबसे पहले उनके सत्व गुण बढ़ाने के लिए हमको काम करना पड़ता है। सो इस तरीके से माइंड थेरेपी भी आयुर्वेद में बताई गई है। जैसे हमने देखा था पूरे दिनों में हम लोग देख ही रहे कि सात्विक डाइट का सेवन करना, क्योंकि जैसा खाएँगे अन्न वैसा हमारा मन बनेगा। जैसा अन्न वैसा मन, ये तो हमारी पूर्वजों ने बताई हुई एक कहावत ही है। तो जैसा अन्न खाएँगे, सात्विक अन्न खाएँगे तो सात्विक मन बनेगा। राजसिक अन्न खाएँगे तो राजसिक मन बनेगा, तामसिक अन्न खाएँगे तो तामसिक मन बनेगा। इसके लिए फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घी, मिल्क, होल ग्रेन्स, ये सब सात्विक फूड है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली, चमचमीत या बहुत तीखा वाला खाना, बहुत खट्टा वाला खाना, चाइनीज़ वाला फूड, ये सब जो मसाले वाला फूड, ये सब जो राजसिक अन्न है, जो राजसिक गुण को बढ़ाने का काम करता है, रजोगुण को बढ़ाने का काम करेगा। रजोगुण को बढ़ जाएगा, तो मन के जो विकार है, वो बढ़ सकते हैं। एंगर, इरिटेशन, ये सब बढ़ सकता है, पित्त बढ़ सकता है। और तामसिक आहार मतलब पैक वाला फूड, जो टी, कॉफ़ी है, जंक फूड है, जो बहुत दिन से बना बना के रखा हुआ ऐसे बासा फूड, ये सब जो है तामसिक फूड में आता है, जो डेड फूड हम लोग उसको बोलते हैं। अगर ये तामसिक फूड अगर आप खाते हो, तो तमोगुण की वृद्धि अपने शरीर में होती है, जो कि और अलग-अलग मानसिक विकार, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ये सब विकारों को जन्म देती है। तो लाइफ़स्टाइल और दिनचर्या में क्या चेंजेस आपको करने ज़रूरी है कि प्रॉपर स्लीप लेना, 7 से 8 घंटे की सही एक साउंड स्लीप आपको मिलना वो भी ज़रूरी है। डेली एक्सरसाइज़, योगा, ये सब करने से क्या फ़ायदा मिलता है, डेली आपकी बॉडी को एक बोलते हैं ना एक रूटीन हो जाता है एक्सरसाइज़ करने से, प्राणायाम करने से। सो डेफ़िनेटली जब आपको कोई स्ट्रेस आता है, प्रॉब्लम आता है, तब आप उसके साथ अच्छी तरीके से कोप अप कर सकते हो। अनुलोम-विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें हमारी माइंड को काम करने के लिए बहुत मदद करती है। देन सेल्फ केयर रिचुअल्स, अपनी खुद की केयर लेना, ये किस तरीके से आप कर सकते हो? तो सिंपल आप डेली आपको जो अच्छे लगते हैं वैसे बुक्स को पढ़ना, 1 या 2 पेजेज़ आप अगर आप बुक्स के डेली पढ़ते हो तो उससे भी आपका माइंड रिलैक्स हो सकता है। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको जैसा म्यूज़िक सुनना पसंद है वैसे म्यूज़िक्स को आप सुन सकते हो, उसको एन्जॉय कर सकते हो। उससे भी आपका माइंड जो है सेटल हो जाता है, काम हो जाता है। आपकी कोई हॉबीज़ होगी, किसी को ड्राइंग की हॉबीज़ होती है, किसी को क्राफ्टिंग की हॉबीज़ होती है, किसी को कुछ क्रिएटिव बनाने की हॉबी होती है। तो कोई आपकी जो हॉबी है उसको फुलफ़िल करना, उसको उसके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, इससे भी आप अपने आप को आपके माइंड को काम और स्टेबल रखने में मदद हो सकती है। और मंत्र चैंटिंग करना, जैसे अभी नवरात्रि है तो देवी माता के मंत्र हम लोग चैंट करते हैं, गणपति बाप्पा थे तो अथर्वशीर्ष गणपति का स्तोत्र हमने पठन किया। तो ये अलग-अलग जो मंत्रज है, जो हमारे वैदिक साइंस में और हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथों में बताए गए हैं, ये सभी मंत्र जो है, हमारे मन को शांत करने के लिए, हमारे मन को स्टेबल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मदद करते हैं। सो आपको जो मंत्र पसंद हो, ऐसा कोई नहीं कि आपको यही मंत्र बोलना है, जो मंत्र आपके दिल को छूता है, आपको अच्छा लगता है उससे, उसको सुनना, उसको गाना, उसका पठन करना, तो वो आप रेगुलरली कर सकते हो, उससे भी आपको अच्छी तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। योगा प्राणायाम जैसे अनुलोम-विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको स्ट्रेस हो, जब भी आपको लगेगा कि अभी मेरा बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, तब अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हो, एक नाक से साँस लेकर दूसरे नाक से छोड़ना, मतलब राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ो, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ो। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर आप करते हो तो इमीडिएटली एक 10 मिनट में आपका माइंड पूरी तरीके से शांत हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। आपका अगर कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो सकता है। शवासन कल हमने देखा था, योग निद्रा, ध्यान करना, ये भी स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद आपको कर सकता है। म्यूज़िक मेडिटेशन, अलग-अलग टाइप्स के मेडिटेशंस हम लोग करवाते हैं, जिसमें म्यूज़िक्स का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। अलग-अलग टाइप्स के म्यूज़िक है, जो हमारे जो संगीत शास्त्र है, उसमें अलग-अलग राग बताए हैं। बारिश आने के लिए एक राग है, बारिश को रोकने के लिए एक राग है। ऐसे वैसे ही हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसे रागों का वर्णन किया गया है, कि वो म्यूज़िक अगर आप सुनते हो,
तो डेफ़िनेटली हमारे माइंड को शांत करने में वो मदद मिलता है। तो जो आपको अच्छे लगे वैसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बोलो, संतूर वादन, सतार वादन या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आप सुन सकते हो या आपको गाना सुनना पसंद है, तो वो आप सुन सकते हो। लेकिन उससे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन होने में मदद मिलती है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हम लोग उसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। जो अश्वगंधा एक चूर्ण है, अश्वगंधा का चूर्ण हमारे स्ट्रेस को एंग्ज़ायटी को कम करने के लिए मदद करता है। तो जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, एंग्ज़ायटी आती है, रात को नींद नहीं आती है ठीक से, तो रात को सोने के टाइम पे 1 चमचा अश्वगंधा चूर्ण गरम दूध में मिलाकर अगर आप लेते हो, तो डेफ़िनेटली आपको अच्छी नींद आने में भी और स्ट्रेस कम होने में भी फ़ायदा हो सकता है। ब्राह्मी चूर्ण, आजकल बहुत सारी महिलाएँ बोलती हैं, "मैं भूल ही जाती हूँ मैडम, कहाँ पे क्या रखा है, याद ही नहीं आता है।" तो ऐसा अगर हो रहा है आपका ऐज की वज़ह से बोलो या स्ट्रेस की वज़ह से बोलो, तो ब्राह्मी चूर्ण आपकी मेमोरी को एनहांस करने के लिए आपको पैनिक नहीं होके शांति से अगर आप उसको उसके बारे में सोचते हो कि वो चीज़ मैंने कहाँ रखी है, तो आपको डेफ़िनेटली याद आ सकता है। सो ब्राह्मी चूर्ण का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। शंखपुष्पी ऐसी एक दवाई है कि जो हमारे ब्रेन के ऊपर कार्य करती है, मज्जा संस्था पे कार्य करती है, जो हमारा इरिटेशन, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया ये सब तकलीफ़ों में हम लोग देते हैं। जटामांसी बहुत ही अच्छी वनस्पति है कि जो मन को शांत करने में वो जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या जिनको किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले लोग, बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाले लोग या बहुत ज़्यादा जो खुद को ही पता है उनको कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। ऐसे कंडीशन में उनको शांत करना, उनको स्टेबल करने के लिए कभी-कभी तो हमको बाकी के बीमारियों की दवाइयों के साथ ये जटामांसी एडिशन करना पड़ता है ऐसे पेशेंट में। क्योंकि वो जब तक रिलैक्स नहीं होंगे तब तक वो दवाई भी उनके ऊपर काम नहीं कर पाती है। सो जटामांसी का चूर्ण वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। शतावरी जो फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है तो उसके लिए शतावरी हम लोग यूज़ करते हैं, हेल्प होता है उसका भी बहुत अच्छी तरीके से। नियमित योगासन करना, प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार करना ये तो आवश्यक है ही। उसी के साथ-साथ आपको डेली 30 मिनट्स के लिए मी टाइम निकालना है। अपने खुद के लिए, आप घर का काम करते हो, ऑफ़िस का काम करते हो, बच्चों के लिए काम टाइम देते हो, हस्बैंड के लिए टाइम देते हो, लेकिन खुद अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकालते हो। तो कम से कम डेली 30 मिनट्स अपना मी टाइम जिसमें आपको जो अच्छा लगे वो करो, जो अच्छा लगे। एक्सरसाइज़, योगा है वो तो करो ही, बट आपको जो अच्छा लगे, जिससे आपको मन को शांति मिले, जो आपका मन बार-बार कहता है कि ये मुझे करना है पल्लवी लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपको उस टाइम पे करना ज़रूरी है। सो वो अपना खुद का मी टाइम आपको निकालना है डेली 30 मिनट्स के लिए। डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स मीन्स आपको जहाँ कभी क्या हो रहा है ना, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसकी वजह से भी हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि सामने फ़ेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर बाकी लोगों को देखकर, उसके साथ कंपेयर करके फिर हम अपने आप को कभी-कभी सैडनेस वाला फीलिंग, वरीड वाला फीलिंग, स्ट्रेस वाला फीलिंग, नेग्लेक्टेड फीलिंग ऐसे सब फील होता है। सो इसीलिए आपको जितना हो सके डिजिटल सोशल मीडिया से अलूफ रहना है और कम से कम रात को सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा तो आपको मोबाइल या जो भी स्क्रीन है उनसे आपको अलग रहना है, उसके अलूफ रहना है 1 घंटे पहले। जितनी ज़रूरत है मोबाइल की उतना ही उसका इस्तेमाल करो, बाकी के टाइम पे उसको ज़्यादा उसके अंदर नहीं रहो, परंतु जो हॉबीज़ है आपकी उसके ऊपर ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है। पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस देना, अपने आप को खुद को समझाना, क्योंकि जब ऐसे और ये गुस्सा भी आता है समझो या इमोशंस आपके साथ में आ भी रहे तो भी एक्सेप्ट करो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और उसकी वज़ह से और ज़्यादा अपने माइंड में ही एक बोलते हैं युद्ध जैसा हो जाता है। तो एक्सेप्ट करो कि यस मुझे गुस्सा आया है, नो प्रॉब्लम। ओके, गुस्सा आया है लेकिन पॉज़ लेना है, थोड़ा-सा 2 मिनट के लिए अगर हम लोग पॉज़ करेंगे, तो इमीडिएटली फिर उसका जो रिएक्शन है गुस्से की वजह से, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं अगर इमीडिएटली रिएक्शन देती हूँ, तो डेफिनिटली मेरी बॉडी के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सीक्रेट होते हैं, जो कि बैड हार्मोन्स है, जो मेरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लाने वाले हैं। अगर मैं 2 मिनट के लिए पॉज़ लेती हूँ, तो इमीडिएटली मुझे पता चलता है कि यार इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है, हो सकता है, नॉट एन इश्यू। तो फिर डेफ़िनेटली वो सिचुएशन को मैं सही तरीके से हैंडल करती हूँ। तो जब भी आपके लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन आए, आप कोई ऐसे कुछ टूल्स जो आपको अच्छे लगे, ब्रीथिंग कर सकते हो आप या फिर कुछ पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस को दे सकते हो, या फिर आप बोलते हैं ना एक ग्रैटिट्यूड वाली प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपको गुस्सा आए किसी के भी ऊपर, तो उस व्यक्ति की अच्छी बातें क्या है उसके बारे में आप सोच सकते हो। इस तरीके से आप अलग-अलग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। देन बिल्ड इमोशनल सपोर्ट,
आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए कि जो आपको उस वक़्त गाइड करे। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, तो अगर मैं किसी के साथ बात करती हूँ मेरी फैमिली में, तो इमीडिएटली वो मुझे सही तरीके से गाइड करते हैं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए सही पहले तो मुझे सुन के लेता है अच्छी तरीके से और मुझे प्रॉपर्ली गाइड भी करता है। तो ये इमोशनल सपोर्ट आपके फैमिली, फ्रेंड्स, सराउंडिंग में, ऑफिस में कहीं न कहीं आपके साथ कोई ना कोई 1 या 2 पर्सन तो आपके ऐसे होने चाहिए, उनको आपको फाइंड आउट करके रखना है। कुछ पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी हम लोग उसके लिए दे देते हैं, जैसे अभ्यंग करना, पूरे बॉडी को मसाज किया जाता है, जिससे भी आप रिलैक्स फील करते हो। आपका जो स्ट्रेस है, टेंशन है, इरिटेशन है, वो कम हो जाता है, काम होता है, पैम्परिंग वाला फीलिंग आपको मिलता है। शिरोधारा करना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। लेकिन उसी के साथ-साथ ये सब ट्रीटमेंट्स कभी काम करेगी, जब आप अपने माइंड को पूरी तरीके से समझाओगे। माइंड को जब तक आप नहीं समझाओगे, तब तक ये कोई भी आपको बेनिफिट नहीं करने वाला है। सो व्हाट आर द टूल्स टू मैनेज योर इमोशनल हेल्थ? आपकी जो इमोशनली आप डिस्टर्ब हो जाते हो या जिसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर हो रहा है, उसके लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना और ये मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग करना, ये सुबह शाम हम करते हैं वो तो अलग बात है, वो तो आपको करना ही है। परंतु जब ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ में होता है, जब आपको इरिटेशन हो रहा है, जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा आप सैड वाला फीलिंग आपके अंदर है, बहुत ज्यादा नर्वस फील आप कर रहे हो, उस वक़्त भी आपको ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी आवश्यक है। जब आपको गुस्सा है तो लंबी-लंबी साँस ले लो या लंबी साँस लेके ओम का उच्चारण करो या लंबी साँस लेके भ्रामरी वाला प्राणायाम करो। तो ये सब जब आप करोगे तो इमीडिएटली वो जो इम्पैक्ट है, जो होने वाला है आपकी बॉडी के ऊपर, वो स्टॉप हो जाएगा। और इसीलिए ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना कि जब आपको किसी सामने वाले ने अच्छा नहीं किया तो आपको गुस्सा आया है, लेकिन उसने बाकी के जो अच्छे काम किए हैं उसके बारे में आप सोचो। आपको पैसे के बारे में अगर स्ट्रेस आया है, टेंशन आया है, तो आपके पास कितना पैसा, अच्छा पैसा जो है, जिसकी वजह से आप बाकी के सब चीज़ें कर पा रहे हो, उसके बारे में सोचो। जो भी हमारे पास नहीं है, उसके बारे में सोचने से अच्छा जो हमारे पास है, वो अगर आप उस वक़्त सोच सकते हो, तो आपको डेफ़िनेटली उसमें बेनिफिट मिल सकते हैं और इसीलिए ये सुबह-शाम जो प्रैक्टिस हम लोग करने के लिए बोलते हैं। ये एक आदत बनाने के लिए है। जब ये आदत बन जाती है, तो डेफ़िनेटली जब आपकी लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन आएगी, तब आप इमीडिएटली उसको सही तरीके से हैंडल कर सकते हो। फिज़िकल एक्टिविटी आप कर सकते हो, एक्सरसाइज़ करना, योगा करना, क्रिएटिव आउटलेट अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है, वो बाहर निकालना, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जर्नलिंग करना, सुबह-शाम ग्रैटिट्यूड का जर्नल लिखो। आपके साथ में क्या-क्या अच्छा है, आपके पास क्या-क्या अच्छा है, फिज़िकल लेवल पे, आपके बॉडी के लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, आपके रिलेशनशिप में, आपका पैसा, आपकी मटेरियलिस्टिक थिंग्स कितनी सारी आपके पास है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड आप फ़ील कर सकते हो। आर्ट एंड क्राफ्टिंग आप कर सकते हो। इस तरीके से क्रिएटिविटी आपके अंदर जो है उसको आप बाहर निकाल सकते हो। सोशल कनेक्शन आप कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ रहना, कम्युनिटी के साथ रहना। जब हम लोग सोशल कनेक्ट होते हैं या लोगों के लिए कुछ करते हैं, सो डेफिनिटली हमको एक अच्छा फीलिंग आता है, हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और इसीलिए सोशली कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। सेल्फ केयर हैबिट्स, हमारी खुद की केयर करने के लिए जैसे हमने देखा था कि कुछ हॉबी को मेंटेन करो, सेल्फ खुद के लिए मी टाइम निकालो, हेल्दी डाइट का सेवन करो, ये सब आप कर सकते हो और उससे भी अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कभी-कभी हमको बिहेवियरल थेरेपी लेना पड़ता है, थेरेपिस्ट, काउंसलर या एज़ अ डॉक्टर हम लोगों को उसको काउंसलिंग करना पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट को मैंने काउंसल किया है कि जिसकी वजह से काउंसलिंग और मेडिसिन इसका सही तरीके से अगर कॉम्बिनेशन किया जाए, तो डेफिनिटली वो पेशेंट ठीक हो सकते हैं। और मेरे 1-2 पेशेंट तो ऐसे हैं कि जो बोलते हैं ना डिप्रेशन में इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि सुसाइडल अटेम्प्ट तक उन्होंने किया था। परंतु सही तरीके से आयुर्वेदिक हेल्प, मेडिसिन और डाइट और उसी के साथ थोड़ा-सा काउंसलिंग और ये सब थेरेपीज़ का सहारा लेकर अभी वो बहुत अच्छी तरीके से उनकी जो लाइफ है वो जी पा रहे हैं, एन्जॉय कर पा रहे हैं। सो आपकी जो बॉडी है ना, वो आपकी जो पूरी वुमन्स की हेल्थ है, वो बॉडी माइंड को बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बॉडी और माइंड एक दूसरे के साथ, बॉडी अलग से जा रही है, माइंड अलग से जा रहा है, तो आपको कभी भी आपके अंदर हार्मोनी नहीं होगी। सो वो हार्मोनी लाने का काम आपको करना है। कैसे भी करो, जो आपको पसंद आए टूल उसको इस्तेमाल करो, लेकिन बॉडी और माइंड में हमेशा हार्मनी होनी चाहिए। आयुर्वेदा गिव्स द होलिस्टिक केयर, यहाँ पे आपको आयुर्वेदा हेल्प कर सकता है, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आपके आजू-बाजू के कोई वैद्य है, काउंसलर है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, उसमें आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपका बॉडी और माइंड हार्मोनी में रहे। विथ प्रॉपर डाइट, लाइफ़स्टाइल एंड हर्ब्स एंड थोड़ा मेडिटेशन, योगा ये सब अगर आप करते हो,
तो आप एज अ वुमन एक हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस लाइफ को जी सकते हो। और वही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में सब कुछ होना इम्पोर्टेंट है। हेल्थ भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, रिलेशनशिप भी होने चाहिए और हमें एक फ्रीडम भी होना चाहिए कि मुझे जो करना है मैं कर सकूँ। बहुत सारा पैसा है लेकिन हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। हेल्थ है, पैसा है लेकिन मेरे रिलेशनशिप में कोई लोग ही नहीं है जिनके साथ मैं एन्जॉय कर सकूँ, तो भी कोई मतलब नहीं है। सो वी शुड हैव दैट हार्मोनी कि हमारी लाइफ को अगर हमको सही तरीके से एन्जॉय करना है, तो ये सभी बातों को हमको फ़ोकस करना है और हमें हेल्थ और हैप्पीनेस और हार्मनी के साथ अपनी लाइफ को जीना है। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल विथ हेल्दी लाइफ। डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन के हिसाब से हेल्दी, आयुर्वेद के अनुसार हेल्दी, समदोषा, समाग्निश्च, समधातु मलक्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो इस तरीके का सर्व गुण संपन्न, सर्व बोलते हैं सर्व आयाम से युक्त ऐसा स्वास्थ्य आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी कामना आज दुर्गा गौरी महागौरी के चरणों में करके आज का यह सेशन हम लोग फिनिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप में से किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको अनम्यूट करने का चांस देती हूँ। अगर आप अनम्यूट कर सकते हो और आपको अनम्यूट करना है तो आप अनम्यूट कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, चलिए गुड। So thank you so much. God bless you all with healthy, happy and divine life ahead. Thank you. Thank you. Thank you.